बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आजकल मैं अक्सर अशाइयों में, पाकिस्तानी ख़बरों में, तज्ज़ियाकारों की नज़रों में, बातों में ये चीज़ सुन रहा हूँ कि खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होने के करीब है या मुल्क दिवालिया हो सकता है। श्रीलंका की मिसाल के तौर पे मिसाली दी जा रही है। मुझे शुबा है, मुझे शक है कि हम में अक्सर लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं है कि अगर मुल्क दिवालिया होता है तो एक मुल्क कैसे दिवालिया होता है और खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया हो जाता है, इसके नुकसानात क्या है एक मजमूई सतह पर और एक आम आदमी के लिए, इसके क्या नताइज हो सकते हैं और फिर इसके कुछ मतलब 5-10 साल बाद इसके फिर क्या असरात रहते हैं अगर एक मुल्क दिवालिया हो जाता है। सबसे पहले दिवालिया होना किस चीज़ को कहते हैं, क्या है? देखिए, एक मुल्क जो होता है, जैसे आप कोई भी कारोबार होता है वो दूसरों लोगों के साथ मिलकर होता है। एक मुल्क कुछ चीज़ें बनाता है जो वो अच्छी बनाता है या वो उसके पास वाफिर मकदार में मौजूद है जो दूसरे मुल्क के पास नहीं है। पाकिस्तान में आप जैसे देखें, हमारे पास तेल नहीं है तो जो हम बाहर से मंगवाते हैं। इस तरह बहुत सारी और ग़ज़ाई अजनास है जो हम बाहर की दुनिया से मंगवाते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे हमारी टेक्सटाइल्स की बड़ी एक्सपोर्ट्स है या फिर और मिसाल के तौर पे हमारी ग़ज़ाई पैदावार है जो हम बाहर की दुनिया में बेचते हैं। तो बाहर की दुनिया वाले कुछ हमें पैसे देते हैं, कुछ हमसे उनसे पैसे लेते हैं। इस तरह जो दुनिया की ममालिक के एक दूसरे के साथ और बहुत बड़ी कंपनी और बैंकों के साथ कारोबार और लेन देन रहता है। तो किसी भी वक्त आपने किसी के कुछ पैसे देने होते हैं, किसी के लेने होते हैं, किसी के उधार लिए होते हैं। तो ये सारी आपकी, जिसको कहते हैं आपकी, अगर आपने कर्ज़े देने तो आपकी डेट ऑब्लिगेशंस होती है। और अभी अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं आपको कुछ वक्त बाद दूंगा ये, तो आपने उस पर कुछ सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट आपने देना है वो इस बात पे मुनहसर करता है कि लोग आपको कैसे समझते हैं कि आप अपने कर्ज़े देने के लिए हवाले से आपका रिस्क कितना है और आपका रिकॉर्ड कैसा है। अब आप देखें, जो पूरी इन चीज़ों को आप पूरा मिला लें, कारोबार को, इन्वेस्टमेंट्स को, क्या मुल्क के अंदर जा रहे हैं, क्या मुल्क के बाहर आ रहे हैं, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, यानी मजमूई तौर पे आपके पास कितने बैरूनी मतलब डॉलर, आप समझ लें, एक कोई भी करेंसी समझ लें, कितने आपके पास आ रहे डॉलर और कितने आपके मुल्क के बाहर से जा रहे। फिर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसकी 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला जो इसका कंपोनेंट है उसको कहते हैं करंट अकाउंट, और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, और तीसरों को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब जो फाइनेंशियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उसमें जिस किस्म के फ़्लोज़ आते हैं एक मुल्क में, वो इतनी ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होती क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। लेकिन जो सबसे अहम होता है इसमें, उसको कहते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपका क्या शामिल है? करंट अकाउंट में आपका ट्रेड शामिल होता है, यानी आपका तिजारत, आपका उसमें नेट इनकम या इन्वेस्टमेंट शामिल होती है। यानी अगर बैरूनी कंपनियों ने आपके मुल्क में सरमायाकारी कर रखी है तो आपके मुल्क से जो बाहर पैसे जा रहे हैं, या अगर आपके मुल्क वालों ने बाहर सरमायाकारी कर रखी है तो बाहर से आपके पास क्या पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उसमें शामिल होते हैं। और इसमें शामिल होते हैं डायरेक्ट पेमेंट, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर आपको बाहर से या तोहफ़ा मिल रहा है या बाहर से आपको एड मिल रही है तो वो उसमें शामिल होता है। और करंट अकाउंट में, इसी में आपका शामिल होता है रेमिटेंसेस, के बाहर के मिसाल के तौर पे बैरूनी पाकिस्तानी आपके मुल्क में क्या पैसे भेज रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क के लोग मौजूद हैं वो आपके मुल्क से बाहर क्या पैसे भेज रहे हैं। तो ये आपका नेट रेमिटेंसेस में आपका वो शामिल होता है। चूँकि पाकिस्तानी बाहरी दुनिया में करोड़ों के लिहाज से वो बैरूनी ममालिक में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे सऊदी अरेबिया, UK, US, दुबई, इन ममालिक में पाकिस्तानी काम करते हैं, तो वो मुल्क में पैसे भेजते हैं। तो वो इस वक्त जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस है वो तकरीबन बतदरीज बढ़ रही है पिछले 3-4 साल से, और इस वक्त तकरीबन सालाना के लिहाज से कोई $30 बिलियन यानी 30 अरब डॉलर पाकिस्तान में बाहर के ममालिक से पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। तो एक आपका ये करंट अकाउंट में $30 बिलियन ये आ गए। जो करंट अकाउंट का सबसे दूसरा बड़ा कंपोनेंट है वो ट्रेड है, तिजारत है। इस वक्त हम अपने दरामदात और बरामदात के लिहाज से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें दरामद कर रहे हैं इस मुकाबले में जितना हम बरामद कर रहे हैं। और अभी जो पाकिस्तान का तकरीबन पिछले या महीने 2 पहले का जो ट्रेड डेफिसिट के एस्टिमेट्स है वो है $43 बिलियन, यानी हमारी जो दरामदात है बरामदात के मुकाबले में वो $43 अरब ज़्यादा है।
तो फिर इसका नतीजा क्या है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 43 अरब डॉलर है। तो इसमें से अगर आप 30 बिलियन डॉलर निकाल ले रेमिटेंसेस के, क्योंकि वो प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है, रेमिटेंसेस आपके प्लस है, ट्रेड डेफिसिट आपका माइनस है, तो आपके पास फ़र्क रह गया 13 बिलियन डॉलर का। तो वो आपका आ जाता है करंट अकाउंट का। तो सबसे जो अहम वो होता है कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो करंट अकाउंट आपका आ गया 13 बिलियन डॉलर का। अब 13 बिलियन डॉलर आपने कहाँ से देने? एक मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास किसी भी वक्त रिजर्व्स होते हैं, यानी बैरूनी करेंसियों का एक मखसूस तादाद या मखसूस बैरूनी करेंसी अमाउंट होता है एक सेंट्रल बैंक के पास। क्यों? क्योंकि वो आप 13 बिलियन डॉलर आपने फाइनेंस करने ना, आपने बाहर की दुनिया को देना है 13 बिलियन सालाना के लिहाज से, क्योंकि वो आपका फ़र्क आ रहा है। अब वो आप कहाँ से लेके आएंगे? मतलब अगर आपके पास 13 बिलियन डॉलर का फ़र्क आ रहा है तो आप कहाँ से लाएंगे? तो आप क्या करेंगे? आप कर्ज़ा लेंगे। तो जैसे हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान तो कर्ज़े ले रहे हैं पिछले मतलब कितने सालों से। इस वक्त जो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तान का जो कर्ज़ा पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है 90 अरब डॉलर पे। पाकिस्तान का जो इस वक्त मजमूई कर्ज़ा है वो 90 अरब डॉलर है। अब अगर आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है या आपकी रेमिटेंस गिर रही है और आपका एक्सटर्नल डेट यानी बैरूनी कर्जा भी आपका बढ़ रहा है, तो हमने बात की कि आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इस तरह पाकिस्तान ने जो अभी हालिया बजट पेश किया है उसमें अगर आप देखें, जो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है कर्ज़ों की अदायगी के लिए, सिर्फ उसकी सूद की अदायगी के लिए, कि जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने देना है उसके कर्ज़ों पे। और यही वजह है कि जिस चीज़ को मिसाल के तौर पे बैरूनी मार्केटों में कहा जाता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप, जो इस चीज़ को इंश्योर करती है, अगर मिसाल के तौर पे बैरूनी इन्वेस्टर ने पाकिस्तान को कर्ज़ा दिया हुआ है और अगर इस बात का ख़दशा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी पाकिस्तान उस पैसे को वापस नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान कह लेगा कि आओ हम तो भाई बैंकरप्ट हो गए, हम कुछ नहीं दे सकते आपको, तो उस रिस्क को ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है आपको कहती है कि चलो हाँ, आपका ये कर्ज़ा अगर पाकिस्तान नहीं देगा ना तो हम आपको इस कर्ज़े के इतने % आपको देंगे, लेकिन वो उस चीज़ के लिए आपको एक ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को कहते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप। तो चूँकि पाकिस्तान के रिस्क बढ़ गया है, पिछले 1-2 महीने में देखें बैरूनी मार्केटों में पाकिस्तान का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप वो बढ़ गया है। अब इससे जुड़ा हुआ ख़तरा एक और जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो है बैरूनी मंडियों में बढ़ती हुई तेल की कीमतें और अशिया खुर्दनोश की कीमत, जो पाकिस्तान बहुत वाफिर मकदार में बाहर की दुनिया से दरामद करता है, जैसे खुर्दनी तेल, तो और जैसे आटा। तो रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से इन सारी चीज़ों की कीमतें मतलब तारीख़ी सबसे ऊंचे लेवल पर है। इस वक्त फ़ी बैरल तेल की कीमत तकरीबन 122 बैरल फ़ी डॉलर है, जो तकरीबन पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा कीमत है। और पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में इस वक्त 40 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो जो हाँ हमेशा ही वहाँ महंगाई रहती है और महंगाई ने बढ़ जाना है। तो इस वक्त जो एक एस्टिमेट किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक महीने 2 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 23% तक पहुँच जाएगी, यानी माहाना लिहाज से 2% महंगाई की शरह रहेगी, जिसका मतलब है कि हर महीने औसतन हर चीज़ की कीमत 2% बढ़ रही होगी और सालाना लिहाज से 24% बढ़ रही होगी। और जब आपकी ऐसी मतलब अफरात ज़र जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आपकी इतनी बढ़ रही हो, तो फिर आपका जो सेंट्रल बैंक है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि वो जो सेंट्रल बैंक तो बैंकों से पैसे लेती है, मतलब कर्ज़े पे, या और इन्वेस्टर से लेती है, या गवर्नमेंट अगर लेती है, तो फिर क्या होगा कि आपने उनको ज़्यादा पैसे देने की, क्योंकि अगर आप उनसे कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए आपका पैसा ले रहे हैं और आपका वो जो इन्फ्लेशन रेट है या जो अफरात ज़र जिसको कहते हैं वो 24% है, तो वो कम से कम आपसे 24% तो चाहेंगे ना। क्यों? ताकि उनके पैसे में कमी ना हो, क्योंकि जब आपका अफरात ज़र बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे आ रही है। 24% का ये मतलब है अगर आप ख़जाने में रखें, घर पे दराज में रखें $1000 और 24% अफरात ज़र है, साल बाद उसकी कीमत में 24% कमी हो गई होगी, यानी उसकी जो पैसों की फिर एक ही वैल्यू होगी वो रह गई होगी तकरीबन 740 या 60, 24% से 760 रुपये। तो यानी साल बाद जो चीज़ $1000 ख़रीद सकती होगी वो 760 रुपये आज ख़रीद सकती होगी।
तो आपके पैसों पे की कीमत में कमी आ रही है। तो फिर वो आपसे इन्वेस्टर चाहेगा कि कम से कम जो 1 साल के लिए आप मेरे पैसे रख रहे हैं बॉन्ड में, तो कम से कम आप मुझे 24% तो दे, ताकि जब आप साल बाद मुझे 1240 रुपये देंगे, 1240 रुपये की कीमत उतनी ही होगी जितनी आज हज़ार रुपये की है। तो फिर अगर, लेकिन उसके पास इसके साथ एक चीज़ है, अगर आप इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाएंगे तो आप लोगों को और पैसा देना है, फिर बाहर से कर्ज लेने के लिए आपकी और रेट बढ़ेगी। और इस तरह ये साइकिल कभी कभार इतना तेज़ हो जाता है, जैसे आप श्रीलंका में देख रहे हैं कि कोई आपको बैंक इदारा आपको कर्ज देने को ही तैयार नहीं है। वो कह रहे कि लाइक आपकी तो इकानमी, आपकी हालत इतनी ख़राब जा रही है कि आप तो किसी भी वक्त लाइक कह देंगे कि हम दिवालिया हो गए और हम देने से कासिर हैं। तो यही वो सिनारियो बन रहा है जिसमें आप तज़ियोकार से सुन रहे हैं कि लाइक पाकिस्तान खुदा न करे दिवालिया हो सकता है। और एक बार खुदा न ख्वास्ता मुल्क दिवालिया हो जाता है, वो बाहर के सारे कर्ज़े देने वाले इदारों को कह लेते कि हम नहीं दे सकते बाबा, माफ़ी दो, तो फिर आपको कोई कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है। अगर आप किसी घर वाले को, किसी रिश्तेदार को या किसी भी लाइक शख्स को आप कर्ज़ा देते हो और आपसे कहता है कि मैं इतने वक्त में आपको वापस करूँगा, ना सिर्फ उतने वक्त में वो आपको वापस नहीं करता, बस हाथ खड़े कर देता है कि भाई नहीं है, जो करना है कर लो, आप देंगे उसको अगली मरतबा कर्जा? तो इस तरह आपको बैरूनी कंपनियां, बैरूनी बैंक आपको कर्जा नहीं देते, और आपका जो इंटरेस्ट आपने देना है ना और कर्ज़ों पे, वो और बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रिस्क और बढ़ गया। ये अर्जेंटीना के साथ हुआ है। ये इन्होंने एक बार डिफ़ॉल्ट कर गए, बार बार इनको डिफ़ॉल्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं कर रहा उन पे अगेन। और ये एक खुद में ही ये बात सच होने लगती है, चूँकि लोग सोच रहे कि आप दिवालिया हो जाएंगे, आप दिवालिया हो जाते, क्योंकि फिर आपके साथ उस तरह कोई कारोबार करने कोई तैयार नहीं है। ये ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप अगर एक कारोबार शुरू करना चाह रहे और सब लोगों ने ये सोच रखा है कि आप वेले हो, आपसे कुछ होना ही नहीं है, तो आप सच्ची में वेले ही बन जाएंगे, क्योंकि आप पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, आपको कोई कर्जा ही नहीं दे रहा। तो ये मुल्क का सबसे और इसका आम आदमी के लिए, वो बैरूनी ममालिक से मिसाल के हमारी सारी गाड़ियाँ आती है, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, शेयर खुर्दनोश आती है, कितनी सारी हमारी इंडस्ट्री बाहर की मशीनों से चलती है, कितने सारे हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, वो सब कुछ ठप हो जाएगा और इकानमी आपकी लाइक धड़ाम से नीचे आएगी और इतना अफरात ज़र बढ़ जाएगा। ऐसे उसके होलनाक नताइज है जो बंदा वो उसका तसव्वुर करते हुए वो डरते लोग। इतने दर्दनाक नताइज होते हैं अगर एक मरतबा आप डिफ़ॉल्ट कर गए। एक मोटी मैं सजेशन करूं कि आपने कैसे उसको प्रिवेंट करना है। तो जाहिर सी बात है, आप देखें कि हमारा 13 बिलियन वो करंट अकाउंट का डेफिसिट आ रहा है, और जो मेनली आपके ट्रेड डेफिसिट से आ रहे हैं, यानी आप जितनी चीज़ें मंगवा रहे हैं उतनी आप बाहर नहीं भेज रहे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कैसे आप बाहर ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क में बढ़ानी है, ऐसी चीज़ें आपने पैदा करनी है जो बाहर के मुल्क में जिनकी कीमत ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे कितने आम आप एक्सपोर्ट कर, कितना चावल आप एक्सपोर्ट करोगे, उसकी कीमत ही इतनी नहीं है जितनी मिसाल के तौर पे अगर कोई मुल्क एक कंप्यूटर एक्सपोर्ट करता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो आपने ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना जिसकी कीमत ज़्यादा हो, जिसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा हो, ताकि आपको डॉलर ज़्यादा मिले। या आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है, जैसे आप पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स देखो, जो पाकिस्तानी मिसाल के तौर पे लोग बाहर की कंपनियों के लिए कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड काम करते हैं, उसके ज़्यादा आपको वो सर्विसेज है, आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो फिर इस तरह आपने मिसाल के तौर पे नई जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ है, एजुकेशन है, आपने देखना है यूनिवर्सिटी में कैसे वो उन कोर्सेज़ को लाना है और कैसे उन लोग को इस तरह राग़िब करना है कि वो ऐसे हुनर से, कि ऐसे वो आईटी में आगे बढ़े कि आपके पास और मज़ीद ज़र मुबादला आए बाहर से। और आपने जो पाकिस्तान की अशराफिया हैं, उनके जो ऐश व याशियाँ हैं, आपने थोड़ा उसको कम करना है। 8 करोड़ की जो गाड़ियाँ आ रही है आपके पास, ये कितना, मतलब क्यों आप लाइक थोड़ी सी छोटी गाड़ी में घूम ले, फिर भी आप 3 रख ले, लेकिन थोड़ी छोटी रख ले, क्योंकि मुल्क पे इतना वो आपकी खर्चियों पर इतना, वो पाकिस्तान की अशराफिया को देख के आप किसी रोड पे खड़े हो जाए, और मिसाल के तौर पे आप किसी भी कराची के लाइक थोड़े से ऊंचे उसमें जगह में चले जाए, आप पीछे देख के वो कैसे वो कुत्ते उन्होंने वो बिठाए होते अपनी गाड़ी में,
वो बिरूनी मतलब एक इंपोर्ट किए हुए, एक कुत्ते की वो पता नहीं कितने डॉलर पाकिस्तान से जाते हैं, और फिर इसके लिए जो बाहर से लाइक वो सारा खाना पीना मंगवाते हैं उसके सारे वो ख़र्चे अलग है। इस तरह पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मार्केटों में जाएं, जो बाहर से वो लग्जरी गुड्स आई हुई होती है, ऐसे बाहर से वो बटर और पता नहीं नाश्ते की क्या क्या चीज़ें और लाइक ऐसे, मतलब पाकिस्तान में चलो और कुछ नहीं, ये कहानी इन्हीं की हैसियत कितनी है, नहीं बस इनको ना अंग्रेज़ों की तरह फील करना है। तो इसलिए इनको ना बड़ा वो इनको टोस्ट करना है और उनको लाइक सॉसेज करना है और उनको लाइक बटर करना है, क्योंकि अगर ये पराठा अंडा खाएंगे तो ये तो बाकी पाकिस्तानियों की तरह हो जाएंगे। तो लाइक ये तो फिर इनमें बाकी में फ़र्क क्या रहेगा। अगर ये इनको चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो लाइक इनको फ्रेंच चीज़ चाहिए, इनको लाइक फ्रेंच ऐसी चीज़ें चाहिए जिसको लाइक ज़िक्र भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइक ना उससे लाइक थोड़ी फीलिंग थोड़ा दबदबा बराबर का रहता है। तो और ऊपर बैठे हुए भी यही लोग हैं, तो तभी तो इसको करटेल नहीं करेंगे, तभी तो उसको उस पर पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लाइक अपने जिस शाख पे वो बैठे हुए हैं उस पर वो कभी कुलाड़ा नहीं मारेंगे, भले ये उस पौधे उस तने को गिरा ले जिस पे हम बैठे हुए हैं। अब ये लंबी फिर बहस है, इसके इम्प्लिकेशंस है और इसके मुख्तलिफ़ पहलू है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जैसे हर बार आपसे ज़िक्र होता है, इन चीज़ों पे हम तबसरा करते रहेंगे। ये वीडियो ये मंज़रनामा बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर इस पर मज़ीद लबकुशाई होती रही, और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहें। और हर बार उम्मीद है कि जो एक दो लफ्ज़ एक दो सोच है या कोई कुछ भी एक फ़िक्र है सोच है अपने लोगों के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, अगर हम ऐसी कोई बात कर सकते हैं जिसको हमारी हालत समझने में और इसको खुदा करे कभी सुधारने में मदद मिले, तो हम वो किरदार अदा करें। और खुदा की अलमियत और खुदा की पहुँच और इसकी कुदरत बहुत बड़ी है। हम मौला से दुआ करेंगे कि हमारी हालत पे रहम करे और आप सब की हालत पे रहम करें, और एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।